पाकिस्तान ने पहला वनडे मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला अच्छा किया। वैसे तो पाकिस्तान तकरीबन हार चुका था, लेकिन अच्छे से बाउंस बैक किया, लेकिन जीत नहीं पाया। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही कूल एंड काम तरीके से, बहुत ही तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए मैच जीत लिया। फाइट अच्छी की, लेकिन फाइट के एंड तक नहीं जा पाया। तो क्या ख्याल, आपको क्या लगता है कि मतलब कहाँ कमी रह गई? 155 पे 7 के बावजूद आप 204 को डिफेंड नहीं कहीं ना कर कहीं तो कमी रहेगी जो हम इस टोटल को डिफेंड नहीं कर पाए। इनफैक्ट टोटल डिफेंडेबल भी नहीं था वो, अपनी गलती की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी विकेट लूज की। स्टार्ट से ही आप बैकफुट पे थे, बैकफुट पे चलते रहे आप सारे मैच के अंदर। एंड पे कुछ शहीन ने छक्के मार दिए, कुछ नसीम ने छक्के मार दिए, तो शायद वो जो आपकी जो बैटिंग कोलैप्स और कोलैटरल डैमेज था वो कहीं ना कहीं कवर अप हो गया आपका थोड़ा सा, और आपको थोड़ा सा एक रिस्पेक्टेबल टोटल नजर आने लगा जिस पे शायद आप फाइट मार सकते थे। उन्होंने वही कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं ये नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे कि बिल्कुल ही जैसे बहुत ज़्यादा फंस गए हों वो, या उन्होंने बिल्कुल ही अपनी विकेट थ्रू कर दी हों, जैसे बहुत ज़्यादा वो संभल के खेल रहे हों। वो बहुत फ्लो में खेल रहे थे, उनको कोई ऐसी टेंशन लगी नहीं मुझे। चाहे उनके 8 आउट भी हो गए, पर मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं लगी उनको कि कोई टेंशन आ रही थी। कुछ वो अपनी गलतियों से आउट हुए, 1-2 बॉल्स भी अच्छी पड़ी जिन पे हम विकेट ले सके, लेकिन ओवरऑल हम ऑस्ट्रेलिया को परेशान नहीं कर पाए जहां तक मुझे लगता है। पैट कमिंस है, उन्होंने बड़े आराम से स्कोर किया, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी ऐसी कि भाई अब मैच फंस गया या है कुछ इशू आ रहा है मुझे खेलने के अंदर। वैसे भी उनके बैट्समैन ने उनको इतना मार्जिन दे दिया हुआ था कि वो आराम से सिंगल डबल करके भी चेस कर सकते थे और बैट डिलीवरी पे मार सकते थे। और पाकिस्तान के बॉलर्स आपको पता है ऐसे ही हैं जो एक ओवर में 1 से 2 बैट डिलीवरी तो देंगे ही देंगे, उसी का वो इंतजार करते थे, उसको मारते थे। एंड सेकेंडली ना हमारे सीम बॉलर्स के पास यॉर्कर्स हैं, अब जो पहले जमाने में वसीम, वकार, शेप से नजर आते थे, देखने में मजा आता था, टेल को ऐसे उड़ा देते थे। नो डाउट टेल पहले इतनी मतलब बेहतर हो चुकी हुई है, उनको भी खेलना आ गया हुआ है, लेकिन यॉर्कर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया टेल के खिलाफ, और उन्होंने अपनी रेजिलियंस शो करवाई और सिंगल डबल करके और पैट कमिंस ने हीरोइक इनिंग खेल के मैच जितवा दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि पाकिस्तानी फैंस जो बहुत ज़्यादा, एक डायलॉग बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि हम लड़कर हारे, हम लड़के फाइट की, हमने आखिरी दम तक मुकाबले को फंसा के रखा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो जीत के करीब आके भी एट टाइम्स गिव अप कर देता है, कि उनको पता होता है चलो हमने फाइट शो की है, हमें उतनी बैकलैश नहीं मिलेगी। चेयरमैन पीसी ने भी ये कहा कि मुझे लड़कर हार मंजूर है। तो मैं यहाँ पे ये एक सवाल करना चाहूँगा कि ये लड़के हारने का मतलब क्या होता है? मतलब चैंपियन टीम तो वो होती है जो मुकाबले जीतती है, कहीं से भी मैच को बना लेती है। ये लड़कर हारना, ये इसके बारे में आप कुछ बताएं। दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब, ये वही बात है, आपकी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। इसका कोई रिजल्ट या आपके रिकॉर्ड्स में नजर नहीं आएगा आपको कुछ कि आप लड़के हारे या कैसे हारे। अगर कोई आज से 20-30 साल बाद कोई सीरीज रिव्यू करेगा, वो कहेगा पाकिस्तान 3 लव या 2-1 से हारा सीरीज, तो उसमें ये नहीं है कौन कितना लड़के हारा कौन नहीं हारा। हमेशा जीते हुए इंसान को और जीते हुए आदमी को ही याद रखा जाता है, हार को या क्लोज हार का कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने करीब से जाके हारे, कितने दूर से आगे जाके। हाँ, कभी कभी अगर करीब से हार दें आप, हर मैच तो करीब से जाके जीत भी नहीं सकते, लेकिन कुछ तो आप जीते। अब मैंने पिछले 15-20 साल से ऐसी कोई फाइटिंग इनिंग्स नहीं देखी जिसमें आपने कम बैक किया और आपने आके मैच दूसरी टीम को बिल्कुल ही आउट कर दिया। और एक मुझे याद आती है शारजा के अंदर, आई थिंक 2012 के अंदर, जिसमें अफरीदी ने श्रीलंका को आउट कर दिया था। तो वही उसके बाद मुझे नहीं नजर आती कि हम कोई ऐसी कि हम हारी हुई पोजीशन से एकदम मैच जीत गए हों, और एटलीस्ट टॉप साइड्स के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही नहीं नजर आती, बल्कि अब तो एसोसिएट साइड के अगेंस्ट भी हम कम बैक नहीं कर पाते हैं। एक 2013 में भी आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ दुबई में भी कोई था कि लो टोटल था 210 का, और साउथ अफ्रीका क्रूज कर रहा था 100 के स्कोर तक, लेकिन आपने कम बैक करके उस मैच को जीत लिया था। लेकिन उसके अलावा आपको ऐसी एग्जांपल्स नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक और सवाल भी उठता है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा देखा गया है खासतौर पर पिछले 10-12 साल में कि जीत के करीब आकर हार जाता है। एक तो होता है कि जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार जाए, वो भी बहुत मिसालें हैं। एक होता है कि जीत के करीब आकर मैच हार जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वही मैच जो एकदम पाकिस्तान दोबारा बनाता है, जीतते करीब आता है, पर उसको एट द एंड फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाता, अपने प्लान्स को एंड पे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं इनकी मेंटालिटी वीक है, जो पुराने प्लेयर्स इनसे तो एटलीस्ट बेहतर ही थी मुझे जो लगती है। शायद ये स्किल वाइज उनसे बेटर हो, लेकिन स्किल वाइज भी बॉलिंग पार्टनर तो मैं नहीं कह सकता बेटर है। शायद बैटिंग वाइज स्किल वाइज कुछ प्लेयर्स 1 या 2 बेटर हों, लेकिन वो मेंटालिटी इनकी वीक है जिसकी वजह से ये पीछे रह जाते हैं और कई दफा अपने प्लान भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। अगर आपने कल का मैच भी देखा होगा, पाकिस्तान के पास या बाउंसर मारा था या लेंथ बॉल करा था, और बस कोई तीसरा प्लान नजर नहीं आ रहा था कि किस तरह इनको ट्रैप किया जा सके, किस तरह आउट किया जा सके। कोई स्लो यॉर्कर आप मार के देखें, कोई आप पेस आप ऑफ करके देखें, ज्यादातर एक आधी बॉल आपने पेस ऑफ करके दे जिस पर उनके पास इतना मार्जिन था ना, उनको रिस्क लेने की जरूरत थी। उन्होंने बड़े आराम से एक स्लो बॉल आई थिंक ये कमिंस को उसने बड़े आराम से उसको टैप कर दिया, रोक दिया जाके उस पर वो ज्यादा रिस्क ना ले। बाकी आप शॉर्ट बॉल करा रहे थे, आपके पास फील्डिंग के आपके जो
आपके जो बॉलर्स थे मेन नसीम शाह तो वैसे इंजर होकर बाहर चले गए थे। उसके अलावा हारिस राव पता है सबको कि वो 2 से 3 आपको एक लूज बॉल देता है ओवर के अंदर, इसके अंदर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो वो उनके पास मौका था, वो इजीली स्कोर करे। सेम गोज टू फॉर हसनैन, वो भी ऐसी जगह को 1 से 2 लूज बॉल देता है जिसके अंदर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। शहीन शाह ने कदरे बेहतर बॉलिंग करवाई, उनकी ओवर वैसे खत्म हो चुके थे। नसीम शाह वैसे क्रैम्प पड़ के वापस जा चुके थे। ऑप्शन 3 ना आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट में कोई एक भी बॉलर था जिसके थ्रू आप एटलीस्ट कुछ डिफरेंट ट्राई तो कर सकते थे। आपके पास वही लिमिटेड ऑप्शंस थी, इसको आपने ट्राई करने की कोशिश की और एट द एंड आपको रिजल्ट नहीं मिल सका। अब यहाँ पर एक और बात भी बनती है ना कि छोटा टारगेट था, ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा की तरह छोटे टारगेट को तेजी के साथ परस्यू किया। ये उनकी पुरानी मेंटेलिटी है। इसका आपको फायदा ये होता है कि अगर दरमियान में आपका कोलैप्स भी हो जाए तो भी आखिर के जो 3-4 खिलाड़ी होते हैं उनके पास इतनी ज्यादा बॉल्स होती हैं कि वो बहुत आराम से चलते हुए जो है ना उस टोटल के करीब पहुंच जाते हैं। अब कल आपने ऑस्ट्रेलिया के 139 पे 6 आउट कर दिए, लेकिन सिर्फ 20 ओवर थे। तो अब उनके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास 30 ओवर का खेल बाकी था जिसके अंदर उन्हें सिर्फ हार्डली कोई 60-65 रन करने थे। वो उन्होंने बड़े आराम सुकून से सिंगल डबल लेकर कर लिए। चौके भी उन्होंने आखिर में जाके मारे। शुरू के उन्होंने ये जो 40-45 रन थे 139 से 185 तक का जो उनका सफर था वो मेरा ख्याल है कि सिंगल डबल के जरिए हुआ, जिसमें वो एक रन आउट भी हुए, मगर उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आराम से मैच जीत लिया। अब यहाँ पर एक और भी सवाल उठ रहा है कि अब काफ़ी बातें हो रही हैं, हमने फाइट अच्छी की, हारिस ने अच्छी बॉलिंग कराई, 3 विकेटें ली, बाबर अच्छे टच में थे, 37 रन किए, रिजवान ने 44 रन किए। तो अब यहाँ इस हारे हुए मैच में एक मरतबा फिर हमने अपने फेस सेविंग के लिए इंडिविजुअल जो ग्लोरी है उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। तो इस पर भी कुछ आप रोशनी डालें कि इंडिविजुअल ग्लोरी को सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या समझते हैं आप? टीम स्पोर्ट में इंडिविजुअल ग्लोरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, अनलेस अगर आप रिटायर हो चुके हो। बाद में उसको आप ग्लोरीफाई करो, उसको उसकी इज्जत दो, उसको लेजेंड्स पे उसको शुमार करो, उसको उसके हिसाब से उसको अवार्ड भी दो, रिवॉर्ड भी दो। लेकिन ड्यूरिंग द प्लेइंग कैरियर, आप ड्यूरिंग द प्लेइंग टाइम एज अ इंडिविजुअल ग्लोरी कोई चीज़ नहीं है। एक टीम स्पोर्ट है, 11 बंदे हैं, 11 के 11 बंदों ने अपने टीम के लिए खेलना, उसके लिए परफॉर्म करना है। एक परफॉर्म नहीं कर पा दूसरे को उस जगह पे परफॉर्म करना है, लेकिन उसका क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट सिर्फ टीम को जाना चाहिए और टीम ही सबसे पहली आपकी ऑप्शन और प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमने उसको सुरखरू करना है। इंडिविजुअल ग्लोरी टीम स्पोर्ट्स में मेरी समझ से बाहर है। होते हैं कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अगर टीम के लिए भी खेलते हैं, इंडिविजुअल भी खेलते हैं, कुछ हैं मिसालें मिलती हैं आपको। कुछ ऐसे अजीम प्लेयर्स हैं जो कई तो टीम के लिए खेल के भी अपना नाम इतना बना चुके हैं, आपको इंडिविजुअल ग्लोरी उनकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने टीम को भी जितवाया, इंडिविजुअल ग्लोरी भी उनकी बनती रही साथ साथ। और जब आप उनको पीछे नजर डालते हैं उनकी तरफ, उनके कैरियर पे, वे एक शानदार कैरियर आपको नजर आता है और उसमें से ऐसा कुछ नहीं बचा होता जिन्होंने अचीव करना बाकी हो उनके लिए। जब आप टीम के लिए खेलेंगे, टीम पे गोल अचीव करने के लिए खेलेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी इंडिविजुअल ग्लोरी और इंडिविजुअल सीवी भी आपकी बनती जाएगी, जो एट द एंड ऑफ द कैरियर आपको खुद नजर आएगी कि आपने क्या कुछ अचीव किया है और आपको लगेगा कि जैसे आपने कुछ अच्छा अपने मुल्क के लिए किया है। देखिए यहाँ पे एक और भी मैं पॉइंट ऐड करता चलूँ, बिलाल ने बहुत अच्छी बात की। यहाँ पर एक मैं और चीज़ ऐड करता चलूँ कि आपकी जब टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगी, T20 जीतेगी, टूर्नामेंट्स जीतेगी, बायलैटरल सीरीज की मैं बात नहीं कर रहा, टूर्नामेंट जीतेगी तो ऑटोमेटिकली आपका नाम बन जाएगा। आप 99 की ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर देखें तो उस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले शेन वॉर्न और ग्लेन मैग्रा व्हाइट बॉल में कोई बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं थे, रेड बॉल में उनका नाम था, लेकिन व्हाइट बॉल के सुपरस्टार बन गए जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता। उस वर्ल्ड कप से एडम गिलक्रिस्ट का नाम बना, उस वर्ल्ड कप के बाद स्टीव वॉ का नाम एक अच्छे कप्तान के तौर पे लिया जाने लगा। उस वर्ल्ड कप से आपको बहुत सारे उनको ऑस्ट्रेलिया को कई स्टार्स मिले जो आगे भी जिन्होंने चल के ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म किया, खेला, सुपरस्टार बन गए। फिर 2003 में ऑस्ट्रेलिया के इतने सुपरस्टार्स बने, 2007 में इतने सुपरस्टार्स बने। इंडिया की मिसाल आप ले लें, 2011 में बड़े प्लेयर निकल के आए, विराट कोहली और उन्होंने खासतौर पे युवराज सिंह ने 2011 में बड़ी परफॉर्मेंसेस दी थी और एक हिस्ट्री में उनका नाम आ गया। 2019 में आप देखें तो इंग्लैंड के बड़े खिलाड़ी थे जो स्टेप अप किया जिन्होंने और अपनी टीम के लिए कारनामे अंजाम दिए। बिल्कुल ऐसे ही। और जब आप देखते हैं, जब कोई नया प्लेयर आता है वो देखता है उनके सीनियर्स भी टीम के लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी टीम के लिए खेलने का जज्बा आता है। 2003 अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जो 11 आउट ऑफ 11 गेम्स अपने जीता, अगर आप उनकी स्क्वाड पे नजर कर डालें तो उनको 2 बहुत बड़े धचके लगे थे। उसके अंदर शेन वॉर्न शामिल नहीं थे। इसके अलावा आई थिंक वो जेसन गिलेस्पी से भी नहीं थे टीम के अंदर, उसकी जगह एंडी बिकल खेले हैं और दोनों ने अपना रोल इतने अच्छे से निभाया कि उनको उनकी कमी महसूस ही नहीं हुई, बिल्कुल भी महसूस नहीं। उन्होंने बल्कि एंडी बिकल ने तो एक मैच अपनी बैटिंग के सर पे जितवा दिया था इनको। तो जब आप टीम का कल्चर ऐसा बना डेवलप करेंगे कि वो टीम के लिए खेलेंगे, इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए नहीं खेलेंगे, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और फ्यूचर में आने वाले जो लड़के हैं उनके लिए भी एक टारगेट होगा उनकी नजर में भी कि हमने किस तरह खेलना है, उनके लिए भी एक रास्ता होगा जिस पे उनको चल के सक्सेस हासिल की जा सकती है उनके लिए। क्योंकि अल्टीमेट चैलेंज यही होता है कि आपने अपनी टीम के लिए क्या करना में अंजाम दिया। चलें अब यहाँ पे एक और भी पॉइंट है कि ये मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी है।
क्योंकि पाकिस्तान को हमने देखा गया है कि मेंटल स्ट्रेंथ की बेसिस पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम इस वक्त सिर्फ मेन स्ट्रीम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अभी हांगकांग सिक्सेस फाइनल की हम बात नहीं कर रहे जहां पाकिस्तान ने अपनी मेंटल वीकनेस की बुनियाद पे टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम होते हुए भी आप फाइनल में बिल्कुल ही फ्लैट हो गए थे। तो थोड़ा सा एक मुख्तसर जरा कोई 10-15 सेकंड आप हांगकांग सिक्सेस के फाइनल की भी बात करें, फिर हम आगे चलेंगे। उस पर मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ मैं एक स्टैट रखना चाहता हूँ। आप पिछले 5 फाइनल खेले हैं जिसमें से आप 4 फाइनल हारे हैं और पिछले 3 फाइनल अपनी आप बैटिंग की वजह से हारे हैं, बैटिंग कोलैप्स की वजह से। आपके फाइनल के अंदर आप पूरी 36 या 40 बॉल ही नहीं खेल पाते हैं, इससे ज्यादा क्या आपको मेंटल वीकनेस आपको बताओ कि मैं क्या बताऊं आपको। वो शायद कहीं ना कहीं बड़ी टीम का असर वहां भी झलकता है क्योंकि आपको टूर्नामेंट जीतने का एक्सपीरियंस नहीं है। ये भी मैं एक कोई इंटरव्यू सुन रहा था, एक्सपीरियंस तो है, 5 दफा जीते हुए हैं। पुराने प्लेयर्स आते थे, वसीम, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, उन्होंने परफॉर्म किया हुआ आके। लेकिन अब जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो तो पूरे 36 गेंदे या 40 गेंदे ही नहीं खेल पाते हैं। हम आखिरी मैचेस तो 2 या 3 अगर आपने हांगकांग सुपर 6 उठा के देख लें तो इस तरह ही हारे हैं। हमारे पास तो बैटिंग के अंदर अपने पूरे ओवर खेलने की सलाहियत नहीं थी। तो जब तक आप हांगकांग से पूरे ओवर नहीं खेलोगे तो तब तक जीतने का तो नाम निशान आप फाइनल में पहुंच जाते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। चलिए हमारा अगला टॉपिक है, बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये एमसीजी का, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के जो एमसीजी के जो घोस्ट हैं, जो एमसीजी के जो भूत थे, पुराने कुछ भूत थे, कुछ घोस्ट थे, वो फिर से पाकिस्तान के सर पे नाचने लगे, फिर से ऐसे मंडलाने लगे हमारे सर पे। तो जिसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट जो रिसेंटली देखा जाए तो 2022 है T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप मैच इंडिया के अगेंस्ट, जहां पाकिस्तान बिल्कुल एक विनिंग पोजीशन में से हमने मैच हार दिया। सिंगल हैंडेडली विराट कोहली ने जो है ना आउट क्लास कर दिया पाकिस्तानी टीम को। और रिसेंटली अगर देखें तो 2023 में एक टेस्ट मैच था जहां पे आपको 315-316 का टारगेट चेस करना था और आपने अच्छा स्टार्ट किया था। 110 पे आपके सिर्फ 2 या 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन वो भी आप अचानक से कोलैप्स कर गए। और वही मेंटल वीकनेस की आपकी आती है, ये सारी चीज़ें उसे लिंक करती हैं। कई दफ़ा आप मैच बना लेते हैं, आप मैच में आते हैं, लेकिन मेंटल वीकनेस सिर्फ इस स्पोर्ट में नहीं, किसी भी स्पोर्ट में बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा स्किल से ज़्यादा उस टाइम पे आपको मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर वो आपको एक स्टेबल माइंड सेट में रख सके। अगर कोई बैटिंग कर रहा है तो कोई रैश शॉट ना मारे, उसे अपनी जो सिचुएशन है उसको समझना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में बैटिंग कर रहा है, पीछे कोई उसके साथ आगे खेलने वाला है मौजूद कि नहीं मौजूद, क्या अभी टीम पे प्रेशर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। वाइस वर्सा अगर आप बॉलिंग करवा रहे हैं तो आप अपनी लाइन लेंथ मैनेज करें, बिल्कुल रैश बॉल या फुल टॉस ना करवाना शुरू कर दें, या बिल्कुल ही वाइडा बॉल देना शुरू कर दें। और उसके बाद आप जो टीम पे पहली प्रेशर है वो डबल हो जाए आपके ऊपर, और जो आपने कुछ अच्छा भी किया हो शायद मैच के अंदर, वो शायद 1 या 2 ओवर की ही आप ही खराब परफॉर्मेंस की वजह से उसको पूरा न्यूट्रलाइज करके बल्कि आप वो गेम में पीछे भी लेके जा सकता है। यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूंगा कि खासतौर पर जो बड़े ग्राउंड्स होते हैं, मुश्किल कंडीशंस होती हैं, एमसीजी हो गए, पर्थ हो गया ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, इस तरह के ग्राउंड्स हो गए, वहाँ पे फिर क्रंच सिचुएशन में इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाना और मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई बिल्कुल ही फ्लैट ग्राउंड बैटिंग विकेट होती है जहाँ पे आप बैटिंग के ज़रिए बड़े आराम से वापसी कर भी सकते हैं, लेकिन जो इस तरह एमसीजी हो गया, इस तरह के जो ग्राउंड्स हैं जहाँ पे वैसे ही ओवरऑल बाउंस बहुत ज़्यादा है, बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे फिर आपको और ज़्यादा मेंटली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। अब इंडिया की अगर मिसाल ले लें, इंडिया का अगर वाइट बॉल में लेट से ऑस्ट्रेलिया से दुनिया में कहीं भी मुकाबला करा दिया जाए इस वक्त, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वो मेंटल स्ट्रेंथ की ही बात है, क्योंकि फिर मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, हर किस्म की स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल कंडीशन में तो और ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। चलें, ये तो इसके लिए अगर पीसीबी कोई प्रोग्राम इनके लिए लॉन्च करना चाहिए इनकी मेंटल टफनेस के लिए, ताकि वो उनको डिफरेंट सिचुएशन में डाला जाए, वहाँ पे देखें कैसे रिएक्ट करते हैं और इनको बताया जाए डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की मदद से किस तरह आपको रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह आपको अपने पर सेल्फ बिलीफ रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ बिलीफ है, जो अपने आप बिल्कुल लूज कर देते हैं और आपको एक बिल्कुल जैसे एक बिखरी हुई टीम की तरह आपको अपनी टीम नजर आती है। पीसीबी को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि हम ये कुछ जो कोलैप्स कर रहे हैं उसकी भी जो है तादाद कम हो हमारे मैचेस के अंदर, और हम शायद कुछ क्रंच मैचेस भी जीत पाए। लाइक 2023 में अगर आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका से आप ओडीआई मैच हारे थे वर्ल्ड कप के अंदर, वो चीजें थे शायद आप वर्ल्ड कप में आगे भी चले थे। जीतने हारने की मैं बात नहीं कर रहा वर्ल्ड कप, शायद आप ग्रुप स्टेज से निकल जाते, आपने शुरू में आउट कर लिया लेकिन आपके 17-18 स्कोर रहता था, आप लास्ट विकेट नहीं ले पाए। यही चीज़ है कि मैच बनाकर हार जाना जो है ना उसका फिर ज़्यादा दुख होता है। चलें, पाकिस्तान की ये तो बात हो गई, मेंटल पाकिस्तान को थोड़ी वीकनेस थी, थोड़ा सा उस तरीके से आप कंट्रोल नहीं कर सके गेम को अपनी फेवर में करने के बावजूद। अब सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच है, उसके मुतालिक ओडीआई मैच जो है सेकंड और थर्ड मैच है। सेकंड मैच एडिलेड में खेला जाएगा, निस्बतन बैटिंग विकेट होती है। थर्ड मैच तो अलबत्ता पर्थ में होगा जहाँ पे फिर दोबारा आपको एक बाउंसिंग विकेट मिलेगी। एडिलेड के इस मैच के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? टीम में कुछ तब्दीलियां आप देख रहे हैं? नसीम शाह इंजन है, किसको आप लाना चाहेंगे नसीम की जगह? ओपनर्स को कोई आप छेड़छाड़ करना चाहेंगे? मिडल में आप कोई स्पिनर लाना चाहेंगे? क्या आप समझते हैं?
ओपनर के साथ छेड़छाड़ करने से पहले मैच में कर लेते, अब सेकंड मैच में अब साइम अयूब को निकाल देना बिल्कुल ही समझ से बाहर होगा। अच्छा, बिल्कुल उस पर भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस भी लो होगा। मैं तो खुद नसीबुल्ला को खेलता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक उसकी जगह बनेगी। लेकिन एडिलेड का ग्राउंड है, कुछ स्पिन को सपोर्ट मिलती है। एडिलेड स्ट्राइकर्स की जो टीम, अगर आपको याद हो, वो राशिद खान को लास्ट में पिक करती है बिग बैच के अंदर, उधर वो बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं। तो एडिलेड की जो पिच है वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिन के लिए स्पिन फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो सकता है। तो उसके लिए आपके चाइना मैन फैसल अकरम, या अगर आपको बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए तो अरफात मिनाज के साथ आप जा सकते हैं। मैं चाहूँगा शायद आप चाइना मैन अपना फैसल अकरम भी ट्राई कर लें, क्योंकि स्पिन के खिलाफ उनकी स्पिन की स्किल थोड़ी ज़्यादा है अरफात मिनाज से। तो शायद वो आपको कुछ एक डिफरेंट, आपको एक ट्रेजेक्ट्री प्रोवाइड कर दें, डिफरेंट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें अगेंस्ट देयर प्लेयर्स। तो होपफुली मे बी मैं एक चेंज देख रहा हूँ, शायद एक स्पिनर को नसीम शाह की जगह पे लेके आया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप लास्ट वनडे की बात करेंगे तो पहले मैं आई थिंक 1 by 1 चलना चाहिए। पहले इस वाले मैच पे फोकस करें, देखें क्या रिजल्ट आता है, देन देखते हैं लास्ट वाले मैच में क्या करना है क्या नहीं करना है। याद रह गया आखिरी वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 मेन प्लेयर्स को उन्होंने विड्रॉ कर लिया हुआ है, तो पाकिस्तान को उस मैच में थोड़ी ईज हो सकती है, क्योंकि उनके नए प्लेयर्स होंगे, वो भी अपने एक्सपेरिमेंट पूरे कर रहे हैं, कोशिश की हम नए नई चीज़ें ट्राई करें। देखिए ना, उन्होंने अभी से 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी हुई है, और हम जो है हम तो अभी बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म गोल्स लेके चलते हैं साथ साथ। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको पाकिस्तान को रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान अगर पहला वनडे मैच जीतता तो शायद इनके पास चांसेस थे कि अपने लास्ट वनडे में भी जीत के काफ़ी अरसे बाद, आई थिंक 22 साल के बाद, एक ओडीआई सीरीज यहाँ से जीत सकते थे। अब पाकिस्तान को दोनों वनडे मैचेस जीतने होंगे अगर सीरीज जीतनी है तो। और यहाँ पे मैं पाकिस्तान का आपको रिकॉर्ड बताता चलूँ ऑस्ट्रेलिया में, अगर पाकिस्तान दूसरा वनडे अगर खुदा ना खास्ता हार गया तो फिर तीसरे वनडे में भी शिकस्त यकीनी है, क्योंकि थर्ड ओडीआई तक ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जहाँ पे थर्ड ओडीआई या थर्ड टेस्ट मैच जब आता है तो आपकी वैसे हिम्मत खत्म हो चुकी होती है। तो अगर आपने दूसरा ओडीआई या दूसरा टेस्ट अगर जीता हुआ है तभी आप थर्ड के लिए भी एक नई एनर्जी के साथ जाते हैं। तो खैर, जैसा कि बिलाल ने कहा कि 5 ऑस्ट्रेलिया के जो की प्लेयर्स हैं वो थर्ड ओडीआई में रेस्ट करेंगे, तो पाकिस्तान को तीसरे वनडे मैच के लिए अच्छी तैयारी के साथ और अटैकिंग ऑप्शन में जाना होगा, लेकिन उससे पहले दूसरा वनडे भी जीतना होगा। 2017 में 16-17 में अगर देखा जाए 5 वनडे मैचेस पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, जहां आखिरी मैच हुआ था एडिलेड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया ने 370 का टारगेट दिया था। नो डाउट बाबर आजम ने सेंचुरी की थी, लेकिन वो 220-222 जब टीम का स्कोर था बाबर आउट हो गए और बाबर आजम के अलावा कोई भी खिलाड़ी उस मैच में खड़ा ना हो सका। तो यहाँ पे ये भी देखना होगा, और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया अच्छी उसके साथ जाती है, अच्छी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाती है। मैथ्यू शॉर्ट ने कुछ ऐसी बात की है, उनका कोई शॉर्ट क्लिप ऐसा कुछ चला है जिसमें उन्होंने कहा है कि एडिलेड में पाकिस्तान को डिफरेंट तरीके से बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि एडिलेड में जो ये बाउंसर थे ना, ये सीधे स्टैंड्स में जाएंगे, क्योंकि मैथ्यू शॉर्ट एक्चुअली एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से खेलते हैं और वहाँ क्या नाम लेते हैं, उधर उनकी बाकी क्रिकेट भी, डोमेस्टिक क्रिकेट भी वहाँ उन्होंने काफ़ी खेली हुई, इसलिए उनको उस ग्राउंड का आइडिया है, तभी उन्होंने ये बात की है। मैथ्यू शॉर्ट ने कहा कि इधर एमसीजी पे तो मैं सरप्राइज हो गया कि पाकिस्तानी भी ऐसे बाउंसर मार सकते हैं, मैं घबरा गया, लेकिन एडिलेड में ये बाउंसर जो है ना सीधे स्टैंड में जाएंगे, वहाँ डिफरेंट स्ट्रेटजी से बॉलिंग करनी होगी। तो स्पिनर फ्रेंडली पिच है, स्पिनर्स को भी ट्राई करें, और ठीक है अपनी बेस्ट उसके साथ जाएं, पॉजिटिव इंटेंट अपनी लाजमी शो करें, लेकिन हमेशा जहन में जीत का सोच कर जाए। अगर जीत अगर नजर आए तो बस उस पर ऐसे झपट्टा ग्रैब कर लें, जीत को जो है ना छोड़े ना, गिव अप ना करें। अगर ऑस्ट्रेलिया वाली जैसी टीम को अगर आप मौका दे देंगे दोबारा कम बैक करने का, वो कभी भी नहीं देंगे। अगर आपको एक मौका, अगर वो गिरी है टीम तो आप उधर ही गिरा दें, उसका सर कुचल दें, दोबारा आउट होने का मौका ना दें। ऑस्ट्रेलिया तो लास्ट बॉल तक फाइट कर रही होती है, वो तो एक चीज ढूंढ रही होती है, उसको मिनी चांस भी कोई मिलेगा वहां से भी वो कम बैक करने की कोशिश करेगी। तो चलें जी, खैर पाकिस्तानी टीम को बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि अगले दोनों या एटलीस्ट बहरहाल उम्मीद तो हमारी यही है कि अगले दोनों वनडे मैचेस ही पाकिस्तान टीम जीते। दुआ भी यही है, लेकिन उम्मीद मुझे है कि शायद अगर कोशिश करें तो एक वनडे तो एटलीस्ट इनको जीतना चाहिए। बाकी लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। ओके जी, थैंक यू सो मच।